आज हम लोग कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम को समझने के पहले आगम को समझें। हम लोग रेवेन्यू को समझें कि आखिर आगम होता क्या है। हम लोग अपनी चर्चा की शुरुआत इस शब्द से करते हैं कि आखिर आगम क्या है, रेवेन्यू क्या है और आगम का, रेवेन्यू का इकोनॉमिक्स में कहाँ यूज होता है। आगम का मतलब विक्रय से प्राप्त आय होता है। हम लोग वस्तुओं के विक्रय से जो आय प्राप्त करते हैं उसे इकोनॉमिक्स के भाषा में रेवेन्यू कहते हैं या आगम कहते हैं। तो हम लोग आगम को समझ लिए। तो आगम का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? कोई भी फर्म, कोई भी उत्पादक जब लाभ या हानि कैलकुलेट करना चाहेगा तो लाभ या हानि की गणना करने में, कैलकुलेशन करने में उसे रेवेन्यू की जानकारी रखना पड़ेगा। मतलब लाभ या हानि निकालने के लिए दो चीजें स्पष्ट पता होना चाहिए। वो दो चीजें क्या क्या है? एक रेवेन्यू और दूसरा कॉस्ट। यदि रेवेन्यू और कॉस्ट पता होगा तो कोई भी फर्म बहुत आसानी से अपने लाभ या हानि को कैलकुलेट करने सकेगा। जैसे अगर रेवेन्यू अधिक होगा कॉस्ट से, अगर कोई भी फर्म अधिक में बेचता होगा और कम में बनाता होगा तो निश्चित रूप से उस फर्म को लाभ होता होगा। मतलब लाभ की स्थिति क्या है? रेवेन्यू ग्रेटर देन कॉस्ट। अच्छा, किसी फर्म को हानि कब होता होगा? तो ठीक इसका उल्टा स्थिति कि जब कॉस्ट अधिक हो जाता होगा, रेवेन्यू से ज्यादा में बनाएगा और कम में बेचेगा तो किसी भी फर्म को हानि होगा। तो हम लोग अभी तक जो समझे कि बेचने से जो आय प्राप्त होगा, बिक्री से जो आय प्राप्त होगा, इकोनॉमिक्स की भाषा में आगम कहलाएगा या रेवेन्यू कहलाएगा। अब चलिए हम लोग अपने प्रश्न की ओर आते हैं। हम लोगों को आज कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम को समझना है। हम लोग कुल आगम से समझना शुरू करते हैं कि आखिर कुल आगम, टोटल रेवेन्यू क्या चीज है। तो सबसे पहले टोटल रेवेन्यू को समझें हम लोग। टोटल रेवेन्यू को हम लोग कह सकते हैं कि बेची गई वस्तु की मात्रा को जब प्रति इकाई कीमत से हम लोग गुना कर देंगे, जो गुणनफल आएगा वो कहलाएगा टीआर, टोटल रेवेन्यू। एक बार फिर से दोहराते हैं, जितनी वस्तु की मात्रा को हम लोग बेचे, अगर उसके प्रति इकाई कीमत से उसको गुना कर दिया जाए तो टोटल रेवेन्यू मिल जाता है। जैसे बड़ा सरल एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई विक्रेता 10 कलम बेचता है, 10 कलम की बिक्री करता है और एक कलम का कीमत 5 रुपया है। तो परिभाषा के अनुसार टीआर कितना होगा? टीआर का मतलब था जितनी वस्तु की मात्रा को बेचा उसके प्रति इकाई कीमत से उसे गुना कर दिया गया, जो गुणनफल आया यही टीआर है। मतलब हम लोग 10 गुने 5 यदि कर देंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 50। यही टीआर है, यही टोटल रेवेन्यू है। तो परिभाषा के अनुसार ये समझ में आया कि यदि P इंटू Q करें तो टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। टोटल रेवेन्यू कैसे निकाले? तो बेची गई वस्तु की मात्रा को उसके प्रति इकाई कीमत से गुना कर दिए तो टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा।
टोटल रेवेन्यू निकालने का एक और तरीका हो सकता है। क्या तरीका है? यदि एवरेज रेवेन्यू को वस्तु के प्रति इकाई कीमत से गुना कर दें तो टोटल रेवेन्यू मिल जाता है। टोटल रेवेन्यू निकालने का दूसरा तरीका था औसत आगम और बेची गई वस्तु की मात्रा का गुणनफल करने से, गुना करने से हम लोगों को कुल आगम मिल जाता है। कुल आगम निकालने का एक तीसरा भी तरीका है। देखिए टी आर फिर कैसे निकालेंगे? टी आर इक्वल टू सिग्मा एम आर। यदि मार्जिनल रेवेन्यू को जोड़ दिया जाए तो टोटल रेवेन्यू मिल जाता है। तो आप लोग यहाँ देख लिए कि टी आर अगर हम लोगों को निकालना है तो टी आर तीन तरीके से निकाले। पहला तरीका क्या था? बेची गई वस्तु की मात्रा को उसके प्रति इकाई कीमत से गुना कर दिए, टी आर निकल गया, टोटल रेवेन्यू निकल गया। दूसरा तरीका देखे कि औसत आगम को बेची गई वस्तु की मात्रा से गुना किए तो हम लोगों को कुल आगम मिल गया। और तीसरा तरीका देखे कि सीमांत आगम को जोड़ देने से क्या मिल गया? तो कुल आगम मिल गया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस तरह का होता है? ऑब्जेक्टिव कैसा रह सकता है? ऑब्जेक्टिव रहेगा सीमांत आगम का योगफल कहलाता है। ऑप्शन सीमांत आगम का योगफल कहलाता है। ऑप्शन रहेगा टीसी, एसी, टीआर, एआर। तो इसका उत्तर क्या होगा? टीआर। तो हम लोग देख लिए ऑब्जेक्टिव किस तरह का बन सकता है। क्वेश्चन था कि सीमांत आगम का योगफल क्या कहलाएगा? तो सीमांत आगम का योगफल कुल आगम या टीआर कहलाएगा। तो हम लोग टीआर निकालने के तीन तरीकों को देखें। अब हम लोग थोड़ा टीआर का अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज देख लें। टीआर का आगे प्रयोग कहाँ किया जाएगा? जैसे कोई भी उत्पादक, कोई भी फर्म यदि कुल लाभ निकालना चाहे या कुल हानि निकालना चाहे तो कैसे निकालेगा? टोटल प्रॉफिट निकालने का तरीका है जब हम लोग टीआर में टीसी घटा देंगे, टोटल रेवेन्यू में टोटल कॉस्ट को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो टोटल प्रॉफिट की स्थिति है इसमें टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टीसी। मतलब प्रॉफिट कब होगा? जब रेवेन्यू अधिक होगा। किससे? कॉस्ट से। ज्यादा में बेचता होगा और कम में बनाता होगा तो लाभ होगा। इतना सिंपल सा बात हम लोगों को समझ में आता है। अब चलिए हम लोग अपनी चर्चा औसत आगम पर केंद्रित करते हैं कि आखिर औसत आगम क्या है। औसत आगम को समझने के लिए हम लोगों को जाना होगा टीआर में ही। हम लोग टीआर निकालने का दो तरीका देखे अभी। पहला तो तरीका था P इंटू क्यू, मतलब प्रति इकाई कीमत को बेची गई वस्तु की मात्रा से गुना किए थे तो टीआर मिला था। और टीआर निकालने का एक और फार्मूला था, वो फार्मूला था AR इंटू क्यू, मतलब औसत आगम को गुना करते थे बेची गई वस्तु की मात्रा से तो हम लोगों को मिलता था टीआर। तो यहां से हम लोग AR निकाल लेंगे। AR कैसे निकालेंगे बताइए? AR इक्वल टू हो जाएगा TR बटा क्यू। इसको कैसे कहा जा सकता है? इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि बेची गई वस्तु की मात्रा, यहाँ क्यू क्या है? बेची गई वस्तु की मात्रा। बेची गई वस्तु की मात्रा से कुल आगम को भाग दे देंगे, जो भागफल मिलेगा ये कहलाएगा औसत आगम या एवरेज रेवेन्यू। हम लोग यहाँ कह सकते हैं
कि किसी भी फर्म के लिए एक इकाई वस्तु के लिए AR क्या होता है, तो प्रति इकाई आगम होता है। तो AR क्या है, तो प्रति इकाई आगम है, प्रति इकाई रेवेन्यू है। तो AR निकालने का तरीका क्या था, बेची गई वस्तु की मात्रा से कुल आगम को भागा दिए, जो भागफल मिला वो AR कहलाया। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, TR इक्वल टू होता है P इंटू क्यू। तो यहाँ TR की जगह में हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं, मतलब AR इक्वल टू TR की जगह में हम लोग लिख दिए P इंटू क्यू बटा क्यू। ये Q और ये Q कट गया, तो AR इक्वल टू P। हम लोग ये साबित कर दिए कि औसत आगम किसके बराबर होगा, तो औसत आगम वस्तु के प्रति इकाई कीमत के बराबर होता है। प्रश्न रहेगा औसत आगम किसके बराबर होता है, तो औसत आगम वस्तु के प्रति इकाई कीमत के बराबर होता है। अब यहाँ ध्यान से आप सुनिएगा मेरी बात। औसत आगम से रिलेटेड जो प्रश्न रह सकते हैं कि किसी भी फर्म के लिए जो मांग वक्र होगा वो औसत आगम वक्र ही होता है। मतलब जो औसत आगम वक्र है, किसी फर्म का मांग वक्र भी होता है, किसी उत्पादक का मांग वक्र भी होता है। अब यहां से ऑब्जेक्टिव जो बन सकता है वो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से मांग वक्र होता है TR वक्र, AR वक्र, MR वक्र, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग अभी समझे कि मांग वक्र कौन होता है, AR वक्र। औसत आगम ही किसी फर्म या उत्पादक के लिए मांग वक्र होता है। क्यों मांग वक्र होता है, अब यहाँ थोड़ा सा हम लोगों को ये समझना है कि औसत आगम वक्र मांग वक्र क्यों कहा जाता है। आखिर हम लोग TR को या MR को मांग वक्र नहीं कहते हैं, हम लोग मांग वक्र किसे कहते हैं, AR वक्र को। तो इसको ध्यान से समझना है कि आखिर औसत आगम वक्र ही मांग वक्र क्यों होता है। यहाँ दो बातें हैं, जैसे औसत आगम क्या है, ये वस्तु की प्रति इकाई कीमत है, और औसत आगम क्या है, तो प्रति इकाई आगम है। प्रति इकाई आगम AR है या AR कीमत के बराबर होता है। इसको आप ऐसे समझिए, कोई ग्राहक वस्तु खरीदने के लिए जितनी कीमत उत्पादक को देता है या विक्रेता को देता है, वही विक्रेता के लिए आय होता है। जैसे हम लोग इस कलम के लिए अगर विक्रेता को 5 रुपया दिए, तो ये 5 रुपया विक्रेता का आय है। मतलब प्रति इकाई कीमत और प्रति इकाई आगम दोनों बराबर होता है। यही कारण है कि AR वक्र मांग वक्र कहलाता है। हम एक बार फिर से क्लियर कर दें, बातों को फिर से दोहरा दें। हम लोग अभी तक क्या देखे हैं, हम लोग देखे कि औसत आगम वस्तु के प्रति इकाई कीमत के बराबर होता है। हम लोग साबित भी किए कि AR इक्वल टू P। AR कैसे निकालते हैं, तो हम लोग देखे बेची गई वस्तु की मात्रा से कुल आगम को भागा दे दिए, जो भागफल मिला वो कहलाया AR। फिर हम लोग ये समझे कि AR किसके बराबर होगा, P के बराबर। फिर हम लोग चर्चा किए कि मांग वक्र कौन सा वक्र होता है, तो मांग वक्र AR वक्र होता है। AR वक्र मांग वक्र क्यों होता है, हम लोग ये स्पष्ट तरीके से सरल तरीके से समझे कि हम लोग किसी विक्रेता को कोई वस्तु खरीदने के लिए जितना कीमत देते हैं, वही कीमत किसी विक्रेता के लिए
प्रति इकाई आगम है। तो प्रति इकाई आगम और कीमत दोनों बराबर होता है, इसलिए ए आर वक्र मांग वक्र कहलाता है। यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है कि मांग वक्र कौन होता है, तो ए आर वक्र होता है। अब देखिए आखिर ए आर वक्र का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो ए आर वक्र का प्रयोग हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालने में करते हैं। एपी का मतलब है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका है ए आर माइनस ए सी, मतलब एवरेज रेवेन्यू में एवरेज कॉस्ट घटा देंगे तो निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज लॉस कैसे निकालेंगे, ए एल का मतलब एवरेज लॉस। एवरेज लॉस कैसे निकालेंगे, तो एवरेज लॉस निकालने का तरीका है ए सी माइनस ए आर। इसका मतलब हुआ कि जो प्रॉफिट की स्थिति है, प्रॉफिट में ए आर अधिक होता होगा ए सी से, और लॉस के स्थिति में ए सी अधिक होता होगा ए आर से। तो हम लोग एवरेज रेवेन्यू भी समझ लिए। एवरेज रेवेन्यू क्या है, तो मांग वक्र है। एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होता है, तो वस्तु के प्रति इकाई कीमत के बराबर होता है। अब चलिए हम लोग सीमांत आगम को समझने का प्रयास करें। ये सीमांत आगम क्या है, या सीमांत आगम कैसे निकालते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू एम आर, हम लोग पिछले क्लास में भी समझे थे कि इकोनॉमिक्स में जहां भी मार्जिनल वर्ड आएगा, जहां भी सीमांत शब्द आएगा, सीमांत का मतलब वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से होता है। सीमांत का मतलब वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से होता है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को जब हम लोग बेचेंगे तो टोटल रेवेन्यू में परिवर्तन होगा। एक अतिरिक्त इकाई के बेचने से टोटल रेवेन्यू में परिवर्तन होता है। टोटल रेवेन्यू में जितना परिवर्तन होता है, यही परिवर्तन मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। इसको हम लोग एक छोटे से उदाहरण से समझे। जैसे कोई उत्पादक है, वो 15 वस्तु को बेचता है और उसे 200 रुपया मिलता है। कोई भी 15 वस्तु अगर वह बेचा तो उसको 200 रुपया मिला। अगर वह 16वें वस्तु की बिक्री करे और उसे 225 रुपया मिला, तो हम लोग ये देखें कि एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय के कारण जो टोटल रेवेन्यू है, इसमें 25 रुपया का परिवर्तन हुआ। ये 25 रुपया मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा। मार्जिनल का मतलब एक अतिरिक्त इकाई। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से टोटल रेवेन्यू में जितना परिवर्तन होगा कहलाएगा सीमांत आगम। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि एम आर कैसे निकालेंगे। एम आर निकालने का एक फार्मूला है डेल्टा टी आर बाई डेल्टा क्यू। यहाँ डेल्टा टी आर क्या है, तो डेल्टा टी आर का मतलब है कुल आगम में परिवर्तन, और डेल्टा क्यू है बेची गई वस्तु के मात्रा में परिवर्तन। डेल्टा क्यू क्या है, तो बेची गई वस्तु के मात्रा में परिवर्तन। इस उदाहरण से आप निकाल के दिखलाइए। हम लोग देखे थे कि जब 15 वस्तु बेचता है तो 200 रुपया मिलता है, 16वां बेचता है 225 रुपया मिलता है। मतलब टोटल रेवेन्यू में कितना परिवर्तन हुआ, टोटल रेवेन्यू में ये परिवर्तन होता है 25, और बेची गई वस्तु की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ था, ये परिवर्तन हुआ था 1 इक्वल टू 25। तो हम लोग एम आर निकाल लिए 25। एम आर निकालने का एक और तरीका है, ये तरीका है टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। यहाँ देखिए टी आर एन है 225, एक कम उत्पादन किया था तो रेवेन्यू था, एक कम बेचा था तो रेवेन्यू था 200,
मतलब 225 माइनस 200 इक्वल टू 25। तो एम आर निकालने का हम लोग दो फार्मूला देख लिए। हम लोग ये समझे थे कि जब मार्जिनल रेवेन्यू को जोड़ देंगे तो टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। यदि हम लोगों को एम आर दिया हुआ रहेगा तो टी आर निकाल लेंगे। जैसे हम लोग देखे एम आर को जोड़ने पर टी आर मिलता है, टी आर इक्वल टू सिग्मा एम आर। तो एम आर दिया रहेगा तो टी आर निकाल लेंगे, टी आर दिया रहेगा तो एम आर निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग एम आर का प्रयोग देख लें, या फिर एम आर का इकोनॉमिक्स में हम लोग कहां कहां प्रयोग करेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू का प्रयोग, एम आर का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग कहां है, तो इसका प्रयोग है फर्म के संतुलन निकालने में। फर्म का जब संतुलन निकालना होगा तो हम लोगों को एम आर का प्रयोग करना होगा। हम लोग चर्चा करेंगे फर्म का संतुलन क्या है। फर्म का संतुलन उत्पादन करने का एक ऐसा स्तर है जहां उत्पादन करने से किसी उत्पादक को अधिकतम लाभ होगा। मतलब कोई भी उत्पादक अगर ये जानना चाहेगा कि उसको कितना उत्पादन करने से मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ये फर्म का संतुलन है। और फर्म का संतुलन निकालने में हम लोगों को एम आर की जरूरत होती है और एम सी की जरूरत होती है। बाद के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि फर्म के संतुलन की शर्तें क्या है। जैसे फर्म के संतुलन की शर्त सिर्फ आप देख लीजिए, इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि एम आर का प्रयोग फर्म का संतुलन में हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे फर्म के संतुलन का पहला शर्त है एम आर इक्वल टू एम सी। तो हम लोग ये देखें कि फर्म का संतुलन निकालने के पहले शर्त में एम आर का भी प्रयोग किया गया और एम सी का भी प्रयोग किया गया। फर्म का संतुलन निकालने का जो दूसरा शर्त है वो है एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटता है, नीचे से काटे। इसका ये मतलब हुआ कि फर्म का संतुलन निकालने का दो कंडीशन, और दोनों ही कंडीशन में हम लोग एम आर का प्रयोग किए, दोनों ही कंडीशन में हम लोग एम सी का प्रयोग किए। तो फर्म का संतुलन निकालने में हम लोग सीमांत आगम और सीमांत लागत का प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोग अपने चर्चा के क्रम में टी आर, ए आर और एम आर को बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयास किए हैं। अब चलिए आप लोग अपने पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ाइए। हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले चर्चा में। धन्यवाद।